Welcome to our channel Bringing Change Through Education. Dear student, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear student, आज आप लोग मौलाना मौदूदी के बचपन के बारे में उन्हीं की ज़बानी पढ़ेंगे. मौलाना मौदूदी ने मेरा बचपन के उन्वान से अपने बचपन के बारे में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है. आइए देखते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन कैसा था. सबसे पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जान लेते हैं. मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 1903 ईस्वी में पैदा हुए और 1979 में उनकी वफ़ात हुई. मारूफ इस्लामी कायद, मारूफ मशहूर इस्लामी कायद कहते हैं रहनुमा. मारूफ इस्लामी कायद, मशहूर इस्लामी रहनुमा, रफ़ीउश्शान मुफ़क्किर, रफ़ीउश्शान ऊँची शान वाला, बुलंद शान वाला, मुफ़क्किर फ़िक्र करने वाला, सोचने वाला. तो बुलंद शान वाले मुफ़क्किर और बुलंद पाया मुसन्निफ़ थे. बुलंद पाया यानी बेहतरीन मुसन्निफ़ थे. उनकी तहरीरों की सबसे बड़ी और पहली खुसूसियत उनकी क़ुव्वत इस्तिदलाल है. क़ुव्वत इस्तिदलाल दलीलें या मिसालें देकर बात को मनवाना, समझाना. इस्तिदलाल दलीलों से बना है, दलीलें या मिसालों के ज़रिए से बात को समझाना. मसलों का हल, ये सब दलीलों के ज़रिए बताना, मिसालों के ज़रिए बताना, समझाना. कि और आपने मौलाना मौदूदी की किताब दीनियात में भी पढ़ा है, दलीलों के ज़रिए से कितनी सारी बातें उन्होंने बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की. दूसरी खुसूसियत उनका तज्ज़िया मसाइल. मसला की जमा है मसाइल. तज्ज़िया कहते हैं तक़सीम करना, बाँटना. तज्ज़िया मसाइल यानी मसलों को अलग अलग करना. और जुज़ियात यानी छोटे छोटे उमूर, अफराद के भी माने में है. तो इस पर उनकी ख़ासी नज़र है. दूसरी खुसूसियत उनकी जो है वो ये कि मसलों को अलग अलग करना और फिर जो छोटे छोटे उमूर हैं या अफराद हैं उन सब पर इनकी पूरी नज़र. तीसरी खुसूसियत उनका दिलनशीन अदीबाना अंदाज़ है. दिलनशीन कहते हैं दिल में उतरने वाली बात, अदीबाना अदब सिखाने वाला अंदाज़. तो तीसरी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि मौलाना मौदूदी का अंदाज़े कलाम, मौलाना मौदूदी का तरीक़े बयान, तरीक़े गुफ्तगू जो है वो है कि दिलनशीन होता था, दिलों में उतर जाता था. और अदीबाना यानी अदब सिखाने वाले अंदाज में होता था, बेढंगा नहीं होता था. मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की तसानीफ़ 100 से ज़ायद हैं. तसानीफ़, तसनीफ़ की जमा तसानीफ़, किताबें 100 से ज़्यादा हैं. तसनीफ़ कहते हैं जो खुद से लिखी गई हो, किताब जो खुद से लिखी गई हो. तो 100 से ज़्यादा है, जिनमें दीनियात, थायोलॉजी, तारीख़, हिस्ट्री, सियासियात, पॉलिटिक्स, उमरानियात. उमरानियात कहते हैं लोगों के रहन सहन के उसूलों का इल्म यानी सोशल, कानून, ला, तालीम, एजुकेशन, माशियात, इकोनॉमिक और अदबियात वगैरह मौज़ूआत पर, टॉपिक्स पर, उन्वानात पर किताबें शामिल हैं. 100 से ज़ायद. मौलाना ने ज़बान व अदब को इतनी सरवत दी. सरवत देना यहाँ मफ़हूम में आएगा फरावानी देना. इतनी सरवत दी कि जो कमियत और कैफियत हर एतबार से वज़नी, कमियत यानी मिक़दार, वज़न, और कैफियत और कैफियत कहते हैं हालत को. यानी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़बान व अदब को इतना निखारा है कि जो वज़न के एतबार से और हालत के एतबार से, हर एतबार से, मिक़दार के एतबार से, अगर उनके कलाम को, उनके अल्फाज को, उनके जुमलों को अगर देखा जाए तो वज़नी होते थे, कीमती होते थे और गिरा कद्र होते थे. गिरा कद्र के हामिल, नहायत ही कद्र के हामिल होते थे. उनकी तहरीरों में अल्फाज नगीनों की तरह जड़े हैं. नग देखा है ना, नग को कपड़ों में जड़ते हैं तो उसके बाद कपड़े की खूबसूरती बढ़ जाती है. तो उनकी तहरीरें पढ़ते हैं तो गोया ऐसा मालूम होता है कि एक एक लफ्ज़ उन्होंने चुन चुन कर सब लिखा है, जैसे एक एक लफ्ज़ नग की तरह जड़ दिया गया हो.
अल्फाज में इस कदर खूबसूरती है, बयान में इस कदर खूबसूरती है, उनके कलाम में इस कदर खूबसूरती है। मौलाना ने 1941 में जमात इस्लामी की बुनियाद डाली, जो पूरी यकसुई यानी तवज्जो के साथ और दर्दमंदी के साथ इकामत दीन यानी दीन को कायम करने की राह पर गामजन है, रवां है, चल रही है। यानी वो जमात अब तक चल रही है पूरी यकसुई के साथ, उसमें लोग काम कर रहे हैं। उनके मौलाना मौदूदी की तहरीक पर, मौलाना मौदूदी के इस मिशन पर, जमात इस्लामी का जो मिशन है, जो मकसद जमात इस्लामी का है इकामत दीन यानी दीन को कायम करना, दीन को लोगों तक पहुंचाना, तो आज भी वो जमात चल रही है। आइए देखते हैं चैप्टर को। मौलाना मौदूदी अपने बचपन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मेरा बचपन रियासत हैदराबाद के मशहूर शहर औरंगाबाद दक्कन में गुजरा है। मेरा ख़ानदान तो दिल्ली का था, लेकिन मेरे वालिद मरहूम दिल्ली से औरंगाबाद चले गए थे। इस वजह से मेरी ज़िंदगी के इब्तिदाई 13-14 साल औरंगाबाद ही में बसर हुए। जो लोग एक ही जगह पल कर जवान हुए हैं और सारे उम्र अपने पैदाइशी वतन ही में रहे हैं, वो इस बात का पूरा अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आदमी को उस जगह से कितनी गहरी मोहब्बत होती है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा हो। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में बता रहे हैं कि मौलाना मौदूदी का जो बचपन था वो बता रहे हैं कि हैदराबाद के मशहूर शहर औरंगाबाद में गुजरा है। कह रहे हैं मेरा ख़ानदान जो था वो दिल्ली का था, लेकिन वालिद मरहूम वो दिल्ली से औरंगाबाद आ गए थे। इस वजह से मेरी जो ज़िंदगी की इब्तिदाई 13-14 साल थे वो औरंगाबाद ही में बसर हुई। यानी वालिद औरंगाबाद आ गए थे तो इब्तिदाई उम्र के जो अयाम थे तो वो कहाँ बसर हुए? औरंगाबाद में बसर हुए। कह रहे हैं जो लोग एक ही जगह पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर मर जाते हैं, उन्हें अंदाज़ा इस बात का पूरे तरीके से नहीं हो सकता कि उनका बचपन कैसा, यानी बचपन से किस कदर लगाव होता है, किस कदर मोहब्बत होती है, इसका वो भरपूर अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं उन लोगों की बनिस्बत कि जिन लोगों का बचपन कहीं और गुजरा होता है, जवानी कहीं और बुढ़ापा कहीं और। वो खूब याद करते हैं कि मेरा बचपन वहाँ गुजरा, ऐसे गुजरा, और जवानी में मैं यहाँ पे हूँ। फिर बुढ़ापे में वो सोचते हैं मेरी जवानी के अयाम जो थे वो ऐसे गुजरे। तो वो इसका भरपूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बचपन से किस कदर मोहब्बत होती है। 13-14 साल की उम्र तक मैं वहीं रहा। मेरा ये पैदाइशी वतन मुझसे हमेशा के लिए छूट गया। बरसों के बाद जवानी की उम्र में जब मुझे एक दफ़ा औरंगाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ तो मेरे ऊपर अजीब कैफियत गुजरी। जो शहर करीब आता जाता था मेरी बेचैनी बढ़ती जाती थी। मैं महसूस कर रहा था कि रेल बहुत सुस्त चल रही है। मेरा जी चाहता था कि रेल पर से कूद जाऊं और भाग कर शहर में जा पहुंचूं। बचपन की देखी हुई एक एक चीज़ को मैं पहचानने की कोशिश करता था और मेरा दिल बेख्तियार उसकी तरफ खिंचने लगता था। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि आदमी को उस जगह से कितनी गहरी मोहब्बत होती है जहाँ उसका बचपन गुजरा हो। कह रहे हैं औरंगाबाद ही में 13-14 साल तक मैं रहा, यानी मेरा बचपन वहीं गुजरा, और मेरा ये पैदाइशी वतन जो था औरंगाबाद मुझसे फिर हमेशा के लिए छूट गया। कह रहे हैं कि जवानी बरसों के बाद, कई सालों के बाद जवानी की उम्र में एक मर्तबा औरंगाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ, यानी मौका लगा, तो मेरे ऊपर अजीब कैफियत गुजरी कि जूं शहर करीब आता, जूं यानी जैसे जैसे, यानी एक दफ़ा औरंगाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। कह रहे हैं जूं ये शहर करीब आता जाता था मेरी बेचैनी बढ़ती जाती थी कि मैं अपने शहर से करीब हो रहा हूँ जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। मैं कह रहे मेरी बेचैनी बढ़ती जाती थी और रेल कह रहे बहुत सुस्त चल रही थी। वो महसूस कर रहे हैं, जबकि रेल सुस्त नहीं चल रही थी। कह रहे वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रेल बहुत सुस्त चल रही है, मेरा जी चाहता है कि रेल पर से कूद जाऊँ और भाग कर शहर में जा पहुँचूँ। और कह रहे हैं बचपन की एक एक चीज़ को मैं देखने की कोशिश करता, पहचानने की कोशिश करता कि जो चीज़ें मैंने बचपन में देखी थी उन चीज़ों को देखने की मैं पूरी कोशिश करता था। और मेरा दिल भी अगर कोई चीज़ दिखाई देने लगती थी तो बेख्तियार उसकी तरफ खिंचने लगता था। तो उस वक्त कह रहे हैं मुझे मालूम हुआ कि आदमी को उस जगह से कितनी मोहब्बत होती है
कि जहाँ उसका बचपन गुजरा होता है। आगे कह रहे हैं एक अजीब बात जो मैंने वहाँ जाकर महसूस की वो ये थी कि बचपन की देखी हुई कोई चीज़ भी अब इतनी बड़ी नहीं रही थी जितनी चंद साल पहले थी। सड़कें, बाजार, गलियाँ और इमारतें सब पहले से छोटी और कुछ तंग तंग सी हो गई थी। जिन घरों में कभी मैं रहा था या अक्सर जाया करता था वो भी पहले बड़े बड़े थे और अब सिकुड़ कर बिल्कुल छोटे हो गए थे। मैं हैरान था कि जिस चीज़ को भी अपनी याद के नक्शे से मिलाकर देखता हूँ वो है तो अपनी जगह पर ही, मगर पहले से छोटी होकर रह गई। आखिर गौर करने से मालूम हुआ कि ये सारा फ़र्क जो मुझे महसूस हो रहा है दरअसल इन चीज़ों में नहीं हुआ बल्कि खुद मेरे अंदर हो गया है। जब तक मैं बच्चा था मेरी निगाह छोटी थी और चीज़ें बड़ी नज़र आती थी। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी निगाह भी बड़ी हो गई और चीज़ें इसी लिहाज से छोटी नज़र आने लगी। डेयर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में मौलाना मदूदी बता रहे हैं कि मुझे जो सबसे अजीब महसूस हुआ, जो बात सबसे अजीब लगी वो ये कि जो चीज़ें मैंने बचपन में देखी थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। जो बिल्डिंगें, जो मकानात और ख़ासकर वो मकान जिसमें मैं रहता था, इमारतें, गलियाँ, सड़क सब बड़े बड़े दिखाई देते थे। चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, चौड़ी चौड़ी गलियाँ थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सब तंग हो गई हैं, बिल्कुल सिकुड़ गई हैं, एकदम छोटी हो गई है। कह रहे हैं कि मैं जिस घर में रहता था मुझको ऐसा लगा वो घर बहुत छोटा हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने गौर फिक्र किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं महसूस कर रहा हूँ। दरअसल ख़ास बात तो ये है, असल बात तो ये है कि मेरे अंदर चेंजिंग आई है। जब मैं छोटा था मेरी आँख छोटी थी, मेरी नज़र छोटी थी तो चीज़ें बड़ी नज़र आती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी निगाह भी बड़ी हो गई है, इस लिहाज से वही चीज़ें अब छोटी नज़र आने लगी हैं। कह रहे मुझे अपनी बहुत छोटी उम्र की बातें भी अब तक याद है। मुझे अपनी वो हैरत अब तक याद है जो मुझे पहली मर्तबा ये सुनकर हुई थी कि अब्बा के अब्बा को दादा और अब्बा की अम्मा को दादी कहते हैं। मेरा दिल किसी तरह यकीन करने के लिए तैयार न था कि अब्बा भी किसी के बेटे हो सकते हैं और ना मैं तस्वुर ही कर सकता था कि मेरे वालिद भी कभी मेरी तरह बच्चे होंगे। इस नई मालूमात पर बहुत दिनों तक गौर करता रहा और ये बात बड़ी तहकीकात के बाद मेरी समझ में आई कि जितने लोग अब बड़े और बूढ़े हैं ये सब कभी बच्चे थे और उनके भी कोई माँ बाप थे। डियर स्टूडेंट, तहकीकात कहते हैं जांच पड़ताल, छानबीन करना। तहकीक की जमा है तहकीकात, जमा सालिम है। कह रहे हैं कि मुझे अपनी छोटी उम्र की छोटी से छोटी बातें ये अब तक याद हैं, जो ऐसी बातें हैं जो हैरत में डाल देगी। कह रहे हैं मुझे अपनी वो हैरत वाली बात अब तक याद है कि जब मैंने पहली बार सुना कि अब्बा के अब्बा को दादा कहते हैं और अब्बा की अम्मा को दादी कहते हैं। कह रहे मैं हैरत में पड़ गया कि मेरे अब्बा जो हैं, मेरे अब्बू जो हैं, उनके भी अब्बू कोई है, मेरे अब्बू की भी अम्मी है, यानी मेरे अब्बू भी मेरी तरह छोटे बच्चे थे। कह रहे मुझे बहुत हैरत होती थी। तो जब मैंने इस पर खूब गौर किया, इस पर रिसर्च किया, जानकारी ली, तब जाके मुझे समझ में आया कि जितने लोग दुनिया में हैं सब बड़े और बूढ़े जितने भी हैं ये सब कभी बच्चे थे और उनके भी माँ बाप थे। इससे भी ज़्यादा छोटी उम्र का एक और ख्याल मुझे अब तक याद है कि मैं अम्मा और अब्बा के कोई माना नहीं जानता था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये कौन लोग हैं और मैं उनके पास कैसे आ गया हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर महसूस करता था कि ये हैं बड़े अच्छे लोग। अपने वालिद को मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी और अपनी वालिदा को सबसे अच्छी औरत समझता था। मुझे सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उस वक्त आता था जब मैं बीमार होता या मुझे कोई चोट लग जाती थी और मेरे वालिदैन मेरे लिए परेशान होते। इसी लुत्फ़ की खातिर मैं अपने आप को कभी जानबूझकर भी ख़तरे में डालता था। उस वक्त जो बेचैनी मेरी वालिदा और वालिद के दिल में पैदा होती थी उससे मेरे दिल में एहसास पैदा होता था कि इन्हें मेरी बहुत फिक्र है। उन तजर्बात से माँ और बाप के माना मेरी समझ में आए और मुझको ये भी मालूम हुआ कि माँ बाप और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क होता है। लुत्फ़ कहते हैं मज़ा। डियर स्टूडेंट, एक और वाक़े का जिक्र कर रहे हैं और वो वाक़या जो आपको भी हैरत में डाले। कह रहे हैं कि मैं अम्मा और अब्बा के माना ही नहीं जानता था। अम्मा किसको कहते हैं, अब्बा किसको कहते हैं।
कह रहे मेरे को समझ में नहीं आते कौन लोग हैं, मैं इनके पास कैसे आ गया। कह रहे लेकिन हाँ इतना ज़रूर महसूस करता था, इतना फील करता था कि बड़े अच्छे लोग हैं। अपने अब्बू को दुनिया का सबसे अच्छा आदमी मानता था कि ये दुनिया का सबसे अच्छे इंसान है। अपनी अम्मी को दुनिया की सबसे अच्छी औरत समझता था कि दुनिया की सबसे अच्छी औरत अगर कोई है तो मेरी अम्मी है। कह रहे मुझे सबसे ज़्यादा लुत्फ, सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता कि जब मैं बीमार हो जाता, मुझे कोई चोट लग जाती तो मेरे वालिदैन मेरे लिए परेशान होते। कह रहे हैं कि मुझे बहुत मज़ा, बहुत अच्छा लगता था कि मेरे लिए परेशान होते, फिक्रमंद रहते, हरदम मेरे पास बैठते, मेरी देखभाल करते, हर तरीके से परेशान होने पर माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं ना। कह रहे मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी मज़ा लेने के लिए मैं अपने आप को जानबूझ कर ख़तरे में डाल देता था, इसी मज़ा, इसी लुत्फ़ उठाने के लिए। कह रहे हैं उस वक्त जो बेचैनी मेरी वालिदा और वालिद के दिल में पैदा होती, उससे मुझे एहसास हुआ कि वाकई में ये मेरे माँ बाप हैं। और माँ बाप ही वो ऐसी हस्तियाँ हैं कि जो अपने बच्चों से बेलौस मोहब्बत करते हैं, इतनी फिक्र उन्हें रहती है अपने बच्चों के तय। तब मुझे एहसास हुआ माँ बाप और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क होता है। कह रहे मैं अपने घर में सबसे छोटा था। मेरे एक भाई मुझसे 3-4 बरस बड़े थे। मुझे खाने की जो चीज़ मिलती थी उसे मैं फ़ौरन खा लेता था, मगर भाई साहब सवाल कर किसी अच्छे वक्त पर खाने के लिए उठा रखते थे। इसी तरह जो पैसे मुझे मिलते थे उनको भी मैं फ़ौरन खर्च कर डालता था और भाई साहब उन्हें जमा करके कभी कोई अच्छी चीज़ खरीद ला देते। बस ये मेरे और उनके दरमियान झगड़े की मुस्तकिल बुनियाद थी। मुस्तकिल हमेशा। मैं हमेशा उनके हिस्से में से अपना हक वसूल करने की कोशिश करता था और हमेशा थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद कुछ ना कुछ मेरे हवाले करने पर मजबूर हो जाते थे। अव्वल तो मैं समझा करता था कि इस तरह मैं उन्हें शिकत देकर माले गनीमत हासिल करता हूँ। माले गनीमत दुश्मन का वो माल जो लड़ाई या जंग में हाथ आए, यानी लड़ाई में जो माल हाथ में आए उसको क्या कहते हैं? माले गनीमत कहते हैं। अव्वल शुरू में। बाद में मुझे मालूम हो गया कि बड़े भाई को मुझसे मोहब्बत है और उन्हें खुद भी इसी में मज़ा आता है कि मैं लड़ भिड़ कर उनसे अपना हिस्सा वसूल कर लिया करूं। इस तरह मैं वालिदैन के अतियों में से 75% का मालिक होता था। 50% अपने हिसाब में और 25% बड़े भाई के हिसाब में। फीसदी यानी फी सैकड़ा, परसेंटेज। मशहूर बात तो ये है कि सकबास बिरादर खुर्द मबाश, यानी छोटा भाई बनने से कुत्ता बनना ज़्यादा बेहतर है, मगर मेरा तजर्बा इसके खिलाफ है। डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में मौलाना मौदूदी बता रहे हैं कि मैं अपने घर में सबसे छोटा था। मेरे एक भाई मुझसे 3-4 साल के बड़े थे। कह रहे मुझे जो भी चीज़ें खाने को मिलती थी मैं खा जाता था फ़ौरन, लेकिन बड़े भाई उसको संभाल कर अच्छी जगह रख देते थे, फिर अच्छे वक्त पर, मुनासिब वक्त पर उसको खाते थे। और इसी तरह मुझे जो पैसा मिलता था मैं खर्च कर डालता था, लेकिन बड़े भाई उसको जमा करते थे, इकट्ठा करते थे और फिर कोई अच्छी चीज़ लाते थे, ख़रीद कर लाते। कह रहे हैं यही चीज़ कि वो खाने वाली चीज़ कहीं रख देते थे और पैसा अपना जमा करते थे, ये सारी बातें झगड़े का सबब बनती थी। मैं तो अपना खा जाता था, उनका पड़ा मेरे सामने जब वो खाते थे तब झगड़ा होने लगता। मैं उनसे झगड़ कर उनसे झपटता, कोशिश करता, नहीं मेरा हक है मुझे दें। तो कह रहे मैं हमेशा चाहता कि उनसे अपना हक वसूल कर लूँ, यानी वो सोचते थे कि मेरा हक है, जबकि वो तो अपना हिस्सा खा लिए, लेकिन वो सोचते थे कि मेरा हक है, मैं उनसे भी लूँ। और लड़ते, नोचते, झगड़ा करते, तो उसके बाद ज़्यादा जिद करते तो कुछ देर के बाद बड़े भाई देने पर मजबूर हो जाते थे, तो वो चीज़ उनके हवाले कर देते थे। कह रहे हैं शुरू में मैं समझता कि मैंने उन्हें हरा दिया है, वो घबरा गए हैं, घबरा कर मुझे दे दिए, यानी माले गनीमत मैंने हासिल कर लिया है। मगर बाद में मुझे मालूम हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े भाई को मुझसे बहुत मोहब्बत ही है, गहरा लगाव है, हमदर्दी है। उन्हें इसी मोहब्बत की बुनियाद पर वो मुझे दिए हैं और उन्हें खुद भी मज़ा आता है थोड़ा मुझसे लड़ने झगड़ने में। मैं उनसे झगड़ता हूँ तो वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, थोड़ा मज़ा उठाते हैं। कह रहे हैं कि इस तरह मैं वालिदैन के अतियों में से
अतिया कहते हैं दी हुई चीज़। वालिदैन की दी हुई चीज़ों में से 75% का मालिक होता था। 75%, यानी अगर वालिदैन ने 1 रुपये दिया है तो कह रहे हैं 75 पैसे उनके अपने हो जाते थे। वो कैसे? क्योंकि 1 रुपया दिए और उन्होंने कहा कि दोनों 50-50 पैसे ले लो, तो 50 पैसा तो इनका हुआ, अपना वाला तो फिर खा जाते थे फ़ौरन। और 50 पैसे में से लड़ झगड़ कर जो ले लेते थे तो बड़ा भाई आधा वो दे देता था अपने हिस्से में से। तो कहने अक्सर में 75% का मालिक होता था। और जबकि मशहूर बात जो है, जो लोगों में मशहूर है कि सकबाश ब्रदर खुर्द मबाश, यानी छोटा भाई बनने से कुत्ता बनना ज़्यादा बेहतर है। यानी छोटे भाई की कोई कद्र नहीं होती है, जो बड़ा होता है दुलरुआ होता है, उसका लाड प्यार ज़्यादा होता है और छोटे की उतनी कद्र नहीं होती है। कह रहे नहीं, मैंने ऐसा मुझे ये मेरे तजर्बा के ख़िलाफ़ लगा। चे जाए कि ये बात लोगों में मशहूर है, मकबूल है, मारूफ है, लेकिन मेरे तजर्बे के ख़िलाफ़ है। मैंने अपोजिट पाया। मेरे वालिदैन की मुझसे गहरी मोहब्बत थी, जैसा लगाव वो बड़े से रखते थे, मेरे बड़े भाई से वैसा ही लगाव मुझसे था, और मेरे भाई भी मुझसे वैसा ही लगाव रखते थे। उनका रवैया, उनका बर्ताव भी शफीकाना था। कह रहे मेरे वालिद मरहूम ने मेरी तरबियत बड़े अच्छे तरीके से की। वो दिल्ली के शोरफा, शरीफ की जमा है शोरफा, की नहायत सुथरी ज़बान बोलते थे। सुथरी ज़बान, अच्छी ज़बान। उन्होंने इब्तिदा से ख्याल रखा कि मेरी ज़बान ना बिगड़ने पाए। जब कभी मेरी ज़बान पर कोई गलत लफ्ज़ चढ़ जाता या कोई बाज़ारी लफ्ज़ मैं सीख लेता। बाज़ारी लफ्ज़ वो लफ्ज़ जो ठीक ना हो, या जाहिलों वाली, कम इल्मों वाली ज़बान कह रहे हैं सीख लेता, तो वो मुझे टोक देते, यानी अब्बू मुझे टोक देते और सही लफ्ज़ बोलने की आदत डलवाते। यही वजह है कि दक्कन में परवरिश पाने के बावजूद मेरी ज़बान बिल्कुल महफूज रही। बाद में जैसे अपने यहाँ देहात में परवरिश पाते हैं बच्चे, लेकिन गार्जियन की तवज्जो की वजह से, गार्जियन की टोक की वजह से ज़बान कितनी सुथरी होती है, कितनी अच्छी होती है। बच्चे उर्दू बोलते हैं, फसीह उर्दू बोलते हैं, उनकी ज़बान अच्छी होती है। और देहात के बच्चों को देख लीजिए कैसी ज़बान उनकी होती है, गलीज़, भली भी मालूम नहीं होती है। हम लोग तो खैर देहाती ज़बान ही में पले बड़े हैं। कह रहे हैं कि बाद में मुझको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बरसों रहने का इत्तेफाक हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कई जगहों पर सालों रहने का मौका मिला, मगर बचपन में जो ज़बान पुख्ता हो चुकी थी उस पर किसी की बोली का असर ना पड़ सका। यानी जो ज़बान मेरे अब्बू की, वालिदैन की तरबियत से मुझे मिली, उस पर किसी और ज़बान का असर ना पड़ सका। मैं वही ज़बान बोलता था, जहाँ भी जाता था, जहाँ भी रहता था, लोगों से उसी ज़बान में गुफ्तगू करता था। और रातों को मुझे पैगंबरों के किस्से, तारीख़ इस्लाम और तारीख़ हिंदुस्तान के वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाया करते, सबक आमोज़ नसीहत वाली कहानियाँ सुनाया करते थे। यानी इसका मुफीद असर मैं आज तक महसूस करता हूँ। वो मेरे अखलाक की दुरुस्ती का भी बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे ऐसे बच्चों के साथ कभी नहीं खेलने दिया जिनकी आदतें बिगड़ी हुई हों। जब कभी कोई बुरी आदत सीख लेता तो बड़ी कोशिश से उसको छुड़ाते थे। कह रहे हैं कि मुझे ऐसे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे जिनके साथ रहने से मेरी आदतें बिगड़ जाएं। अगर कोई आदत सीख लेता, बुरी आदत, तो बहुत कोशिश से, बड़ी कोशिश से उसको छुड़ाते थे। कह रहे एक मरतबा मैंने एक मुलाजमा के बच्चे को मारा तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाकर कहा तू भी इसे मार। उससे मुझे ऐसा सबक मिला कि फिर तमाम उम्र मेरा हाथ कभी किसी ज़ेरदस्त पर नहीं उठा। कह रहे एक दफ़ा मैंने अपनी नौकरानी जो थी, मुलाजमा यानी काम करने वाली, उसके बच्चे को मार दिया तो वो नौकरानी बोली, अपने बच्चे को बुलाई और बोली तू भी मार, यानी बदला ले इससे। तो उसने मुझे मारा। कह रहे उससे मुझे आज तक ऐसा सबक मिला कि मैंने अपनी पूरी उम्र में कभी किसी ज़ेरदस्त पर हाथ नहीं उठाया। ज़ेरदस्त, कमज़ोर, मातहत पर हाथ नहीं उठाया। कह रहे मुझे ज़्यादातर अपने साथ अपनी दोस्तों की सोबत में ले जाते थे। अपने अब्बू के बारे में बता रहे हैं कि वो मुझे ज़्यादातर अपने साथ अपने दोस्तों की सोबत में ले जाते थे, अपने दोस्तों की महफिल में ले जाते थे। और उनके दोस्त सबके सब संजीदा, शाइस्ता
और आला तालीम याफ्ता लोग थे। उनके जितने भी दोस्त थे सब संजीदा थे, शरीफ थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। आला तालीम याफ्ता यानी अच्छी तालीम और तरबियत याफ्ता पाने वाले, यानी जिनकी तालीम और तरबियत अच्छी हुई हो, ज़्यादा पढ़े लिखे। कह रहे उन सोबतों में बैठने की वजह से मैं छोटी उम्र ही में मुहज़्ज़ब आदात सीख गया, तहजीब वाली आदतें सीख गया और बड़ी बड़ी बातों को समझने के काबिल हो गया। मेरी तबीयत में जितनी शोखी थी, शोखी चुलबुलापन, वालिद मरहूम की इस तरबियत की वजह से वो शरारतों और दंगे फसाद के बजाय ज़राफ़त की शक्ल में ढल गई। ज़राफ़त कहते हैं दिल लगी। कह रहे मेरे अंदर जो चुलबुली थी, थोड़ा शोखी थी, वो अबू जान की तरबियत की वजह से शरारतों के बजाय, ऐसी शरारत जिससे झगड़ा हो, फसाद हो, इसके बजाय वो दिल लगी की शक्ल में ढल गई। तरबियत उनकी ऐसी थी। मुझे याद है कि बचपन में मुझसे बड़ी उम्र के लोग मेरे साथ बहुत दिलचस्पी लिया करते थे, क्योंकि मैं शरारतें करने के बजाय मज़े मज़े में बातें किया करता था। यानी चुटकुले, जोक्स वगैरह ऐसे ऐसी बातें छोड़ते थे, ऐसे ऐसे चुटकुले छोड़ते थे कि लोग हंस देते थे। तो दिलचस्पी का सामान थे लोगों की। मेरे वालिद मरहूम ने मेरी इब्तिदाई तालीम का इंतज़ाम घर पर किया था। गालिबन वो मेरी ज़बान की हिफाजत के लिए और मुझे बुरी सोबतों से बचाने के लिए मदरसा भेजना नहीं चाहते थे। कह रहे हैं कि मेरे अब्बू जान ने मेरी जो शुरुआती तालीम थी उसका इंतज़ाम घर पर किया था, यानी वो ख़ुद पढ़ा रहे थे गालिबन, यानी मेरे ख़्याल से कि वो मेरी ज़बान की हिफाजत के लिए और मुझे बुरी सोबतों यानी बुरे लड़कों की सोबत से बचाने के लिए मदरसा भेजना नहीं चाहते। तो वो सोचते थे कि मदरसे में जाएगा, बुरी बुरी आदतें सीखेगा, ज़बान ख़राब होगी इसकी, और इस तरीके से जो तरबियत मैं घर पे दे रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन सब से बचाने के लिए वो मदरसा भेजना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी ही निगरानी में मेरे बेटे की तरबियत हो। घर की इस तालीम में मुझको बहुत से उस्तादों से साबिका पेश आया। साबिका पेश आना, काम पढ़ना, वास्ता पढ़ना, सामना पढ़ना। कह रहे घर की इस तालीम से मुझको बहुत से उस्तादों से साबिका पेश आया, यानी बहुत से टीचर आए होंगे मोटिवेट करने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए। जैसे आज का ट्यूटर घर घर पे जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ट्यूशन क्लासें चलती हैं। कह रहे बाद उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने मुझे कुन ज़हन बनाने की कोशिश की और उनके असर से मुझे खुद अपने ऊपर ही शक होने लगा कि शायद मैं कुछ पढ़ने की सलाहियत नहीं रखता। कह रहे बहुत से टीचर ऐसे भी थे जो मुझे कहते थे बहुत निकम्मा है, कुन ज़हन है, कमज़ोर जहन वाला है, हदम कहते थे, डांट फटकार लगाते थे कुन जहन कहीं के। तो कह रहे हैं उनकी डांट फटकार से, उनके कुन जहन कहने की वजह से मुझे अपने ऊपर शक होने लगा कि मैं सोचता कि शायद मेरे अंदर ये सलाहियत ही नहीं पढ़ने लिखने की। और कह रहे हैं बहुत से टीचर ने, बाज़ उस्तादों ने मुझको इससे ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की जितना मैं अपनी उम्र के लिहाज से पढ़ सकता था। कह रहे बात टीचर मुझे इस कदर पढ़ाने की कोशिश करते थे जितना कि मैं अपनी, इससे कहीं ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते थे जितना कि मैं अपनी उम्र के लिहाज से पढ़ सकता था। यानी जितनी मेरी एज थी उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारी बातें सिखाते, अच्छी अच्छी बातें बताते, सिखाते, खूब बताते और खूब पढ़ाने की कोशिश करते थे। बाज़ टीचर ऐसे थे जो मेरे लिए बहुत मेहनत करते थे। कह रहे अलबत्ता बाज़ उस्तादों ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी और मुझे जो कुछ हासिल हुआ वो उन्हीं का फैज़ था। फैज़ फ़ायदा, कोशिशों का नतीजा भी कह सकते हैं। बहरहाल फ़ायदा के मफ़हूम में लिए मजमूई तौर से मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि घर की ये तालीम मेरे लिए मदरसे की बनिस्बत ज़्यादा मुफीद साबित हुई। मजमूई तौर से यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि घर में जो मेरी तालीम हुई है वो मदरसे की बनिस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। मुफीद, फ़ायदेमंद, मुफीद साबित होना, फ़ायदेमंद होना बनिस्बत के मुकाबले में, यानी मदरसे के मुकाबले में ज़्यादा मुफीद साबित हुई। 5-6 साल की इस तालीम में मुझको इतना इल्म हासिल, बचपन के सब वाक़यात हैं औरंगाबाद के बता रहे, 13-14 साल वही रहे ना। कह रहे कि मुझको इतना इल्म हासिल हो गया 5-6 साल की एज में कि इस तालीम में
कह रहे मुझको इतना इल्म हासिल हो गया कि जितना दूसरे बच्चों को 8 साल में हासिल होता है। बल्कि जब मुझको 11 साल की उम्र में मदरसे की 8वीं जमात में दाखिल किया गया तो अक्सर मजमूनों में मेरी मालूमात अपने हम जमातों से ज़्यादा थी। हालांकि मैं अपनी 8वीं क्लास में सबसे छोटी उम्र का तालिब इल्म था। कह रहे हैं जब मेरा दाखिला 8वीं क्लास में हुआ, जब मैं 11 साल का हुआ तो मेरा दाखिला 8वीं क्लास में हुआ, तो मेरी मालूमात मजमूनों में जो मेरी मालूमात थी वो अपने हम जमातों से, क्लास फेलो साथ पढ़ने वाले, हम जमात साथ पढ़ने वालों को कहते हैं, कह रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा थी जो मेरे अंदर जानकारी थी। और जबकि मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा था, बहुत ही छोटी उम्र का तालिब इल्म था। मेरी इब्तिदाई तालीम में खराबी ऐसी थी कि जिसके बाद मैंने बुरी तरह महसूस किया। वो खराबी ये थी कि आम दस्तूर के मुताबिक मुझे सबसे पहले बगदादी कायदा पढ़ाकर कुरान पढ़वाया गया। ये गलती आमतौर पर मुसलमान इस ज़माने में करते थे और आज तक किए जा रहे हैं। इसका नुकसान यह है कि बच्चा दुनिया की और सारी चीज़ें तो समझ कर पढ़ता है, मगर सिर्फ कुरान ही के मुतालिक वो ख्याल करता है एक ऐसी किताब है जिसे समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके अल्फाज पढ़ लेने काफ़ी हैं। इस गलत तरीके की वजह से मुझे बेसमझे कुरान पढ़ने की ऐसी आदत पड़ गई कि आगे चलकर जब मैंने अरबी ज़बान पढ़ ली उस वक्त भी बरसों तक कुरान बगैर समझे पढ़ता रहा। 21 बरस की उम्र में मुझको पहली मरतबा अपनी इस गलती का एहसास हुआ और मैंने कुरान को समझने की कोशिश शुरू की। मैं चाहता हूँ कि अब मुसलमान बच्चों को इस गलती से बचाया जा सके और उन्हें कुरान उस वक्त पढ़ाया जाए जब वो कम से कम इतनी उर्दू पढ़ लें कि कुरान का तर्जुमा साथ साथ पढ़ सकें। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी राय यहाँ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बचपन में मुझे जो सबसे बुरा लगा वो ये कि सबसे पहले जो तरीका आज भी राइज है, जो उसूल आज भी है, दस्तूर कहते हैं उसूल को, कह रहे हैं कि आज भी कुरान पढ़ने से पहले बगदादी कायदा पढ़ाया जाता है। नूरानी कायदा पढ़ाते, बगदादी कायदा पढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही मुझे भी पढ़ाया गया, तो इससे मुझे जो नुकसान महसूस हुआ कि बच्चे कुरान के मफहूम को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आगे चलकर भी वो कुरान समझकर नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ यही समझते हैं कि कुरान पढ़ लें, उसकी तिलावत कर ले, यही काफ़ी है, इसी में बहुत सवाब है। वो कुरान क्या है, कुरान के फ़ायदे क्या हैं, क्या बातें बताई गई हैं, और सारी किताबें खूब समझ कर पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज़ को समझ कर पढ़ेंगे, उसकी अफादियत क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, सब समझते हैं, फुल एक्सप्लेन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कुरान से इतनी लापरवाही होती है कि फर्स्ट स्टेप में ही में बगदादी कायदा थमा दिए और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है कि बगदादी के बाद फिर उसके बाद अम्मा पारा पढ़ते हैं तो वही रट्टू के टट्टू, यानी पढ़ते चले जाते हैं बगैर समझे बूझे, कुरान के मफहूम व मतालिब को बिल्कुल नहीं समझते हैं। कह रहे हैं जो मेरी समझ से बाहर है, जो मुझे बुरा लगा, कह रहे हैं कि जो मुझे सबसे ख़राब महसूस हुआ वो यही है और आज तक ये चल रहा है। कह रहे हैं मेरा मानना है कि बच्चों को कुरान तभी पढ़ाया जाए जब बच्चे उर्दू लैंग्वेज को समझने लगें, ताकि जब वो कुरान पढ़ें तो उसके तर्जुमे को भी पढ़ें। असल तो है कुरान के मतलब को समझना। जब कुरान के मतलब को समझेंगे ही नहीं तो एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे। कह रहे हैं 21 साल की उम्र में ये एहसास मुझको हुआ। कह रहे हैं कि मैं अरबी ज़बान सीख चुका था, इन सब के बावजूद ज़बान सीख चुका था, लेकिन कुरान को बगैर समझे पढ़ता था। और जब मुझे एहसास हुआ तो मुझे बड़ा ख़राब लगा और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि लोग बच्चों को कुरान तभी पढ़ाएं जब बच्चे उस काबिल हो जाएं कुरान के मतलब के समझने के। कह रहे हैं अब मैं कुछ थोड़ा सा हाल अपने मदरसे का बयान करता हूँ। अपने मदरसे के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं 11 बरस की उम्र में जब मुझको हाई स्कूल की 8वीं जमात में दाखिल किया गया, उस वक्त मुझे पहली मरतबा अपने हम उम्र लड़कों से मेल जोल का मौका मिला, यानी अपनी बराबरी की उम्र वाले लड़कों से मिलने का, ताल्लुकात कायम करने का मौका मिला। 11 बरस की उम्र में हाई स्कूल की 8वीं जमात में यानी क्लास 8 में इनका एडमिशन जब हुआ था, तो फर्स्ट टाइम में वो मदरसा देखे थे कि कैसे मदरसे में पढ़ाई होती है, क्लास में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, टीचर कैसे आकर पढ़ाते हैं।
ये उनका पहला इत्तेफाक था। तो जाहिर सी बात है अचानक देखे होंगे तो उन्हें हैरत भी हुई होगी। कह रहे हैं कि इससे पहले तो मैं ज़्यादातर बड़ों की सोबत ही में रहा करता था। मदरसे में अव्वल थोड़े दिनों में अजनबी रहा। कहे शुरू में तो थोड़े दिनों में मैं अनजान बना रहा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम किसी कॉलेज में जाते हैं अपने आप को अनजान महसूस करते हैं, या किसी स्कूल में पढ़ते हैं फिर दूसरे किसी स्कूल में जाते हैं तो उस क्लास में अपने आप को अजनबी महसूस करते हैं, अनजान महसूस करते हैं। कह रहे हैं शुरू में कुछ दिनों तक मैं अनजान महसूस करता रहा। फिर मैंने मदरसे की उस शरीफ टोली से दोस्ताना ताल्लुकात पैदा कर लिए जिसमें संजीदा और शौकीन तालिब इल्म शामिल थे। कह रहे फिर धीरे धीरे मैंने शरीफ टोली, शरीफ जमात, ग्रुप कह रहे हैं उन शरीफ लोगों की जमात से दोस्ती कायम करनी शुरू कर दिए जिसमें शरीफ लोग थे, संजीदा थे और इल्म के शौकीन थे, शौकीन तालिब इल्म थे, मेहनती स्टूडेंट जो थे। मैंने उनसे दोस्ती करनी शुरू कर दी। लेकिन इसके साथ ही मैंने महज अपनी ज़राफ़त के ज़रिए से शरीफ टोली की भी 2-3 सरगनों को दोस्त बना लिया था। कह रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ ही सिर्फ अपनी दिल लगी की वजह से, यानी ये इनके अंदर था ना कि कोई ऐसा सोसा छेड़ देते लोग हंसने लगते थे, कोई ऐसी बात मुंह से निकालते कि लोग हंसने लगते थे। तो कह रहे हैं इसकी वजह से कुछ और दिल लगी के लिए भी, खुद की दिल लगी के लिए भी शरीर टोली की 2-3 सरदारों से, सरगना कहते हैं सरदार को, कह रहे हैं 2-3 सरदारों को अपना दोस्त बना लिया था। मैं उनकी शरारतों में शरीक नहीं होता था। वो शरारत जो करते थे, जो दोस्त मेरे थे जो पढ़ते थे क्लास में, बहुत से स्टूडेंट होते हैं शरारती होते हैं, उनका पूरा ग्रुप होता है, वो मिलकर शरारत करते हैं, टीचर के खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं, स्टूडेंट के खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं, इंतज़ामिया के खिलाफ प्लानिंग करने रखते हैं, है ना। तो सारी प्लानिंग सबकी होती है ना कि कभी कभी टीचर को चिढ़ाने के लिए भी प्लानिंग करते हैं। वो समझते हैं टीचर बेवकूफ़ है, जानते नहीं हैं हम क्या है, हंसते हैं तो ऐसा समझते हैं टीचर समझ नहीं पाए हैं। लेकिन टीचर जाहिर सी बात वो आपको पढ़ा रहा है, आप उनको नहीं पढ़ा रहे हैं। वो सब कुछ से गुजर चुके होते हैं, अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन वो अवॉइड करते हैं क्योंकि वो शफीक होते हैं, मेहरबान होते हैं। कह रहे हैं मैं ऐसी जमात के सरदार जो होते हैं, यानी जो ग्रुप होता है उसमें एक हेड होता है, मेन होता है, उसी को फॉलो करते हैं पीछे पीछे। कह रहे हैं 2-3 सरदारों से मैंने दोस्ती कर ली, उनकी शरारतों में शरीक नहीं होता था मगर मजाक और लतीफ़ा गोई की वजह से। लतीफ़ा गोई कहते हैं हंसने हंसाने वाली बातें कहना, शफीक कहते हैं मेहरबान। कह रहे हैं मजाक और लतीफ़ा गोई की वजह से मैंने उनको राम कर लिया था। राम करना, काबू में लाना। कह रहे हैं मजाकिया और थोड़ा चुटकुलापन मेरे अंदर था, शौक़ी थी, ज़राफ़त, दिल लगी वाली बातें मैं करता था, जिसकी वजह से मैंने सबको अपने काबू में कर रखा था। जो मैं कहता वही सब करते थे। ये शरारती सरदार जो थे मुझे फॉलो करते थे, मेरे फॉलोअर हो गए थे। इस तरह मैं शरीफ टोली का दोस्त भी रहा और शरीफ टोली से ताल्लुकात भी नहीं बिगड़े। इस तरह मैं दोनों का दोस्त रहा, शरीफों का भी, शरारतियों का भी। उस्तादों में से अक्सर मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे। कह रहे हैं मेरे टीचर में से बहुत से टीचर ऐसे थे जो मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे। अब आगे एक अपने टीचर का जिक्र कर रहे, और होता भी है वाकई में कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के जहन में, दिल में बैठ जाते हैं, ज़बान पर जिनका नाम चढ़ जाता है, फ्यूचर में कितने भी बड़े हो जाते हैं, कितने भी बड़े इंसान बन जाते हैं, लेकिन अपने उस टीचर को नहीं भूलते हैं जिनसे उनका गहरा लगाव होता है। तो कह रहे हैं कि एक उस्ताद तो ऐसे मेहरबान बन गए कि आज तक उनके ख़ानदान से मेरे ताल्लुकात कायम है। एक उस्ताद के बारे में, एक टीचर के बारे में बता रहे हैं कि मेरे ऊपर इतने मेहरबान थे, इतने मेहरबान। और टीचर मेहरबान तब होता है जब स्टूडेंट फर्माबरदार होता है। बगैर फर्माबरदारी के वो किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होता है टीचर। यानी कभी कभी आप देखते हैं क्लास चलता है, टीचर किसी स्टूडेंट को बहुत मानता है, बहुत ही मानता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी वजह है वही कि वो स्टूडेंट फर्माबरदार होगा, वो स्टूडेंट उसूल व ज़वाबित का, डिसिप्लिन का पाबंद होगा, फॉलो करता होगा। टीचर चूँकि उसका आइडियल है, अपने टीचर को एहतराम करता होगा, अदब करता होगा। इस तरीके से फर्माबरदारी की वजह से वो अपने टीचर के दिल में जगह बना लेता है, कोई भी स्टूडेंट होता है। कह रहे हैं कि इस तरह वो भी मेरे लिए शफीक थे और आज तक
मेरे उनके ख़ानदान से ताल्लुकात कायम हैं। और उनके साहबजादे कह रहे हैं, उनके जो बेटे हैं उनको मैं अपना छोटा भाई, उनको भाई की तरह अजीज़ रखता हूँ। कह रहे जो बेटे उनके हैं, मैं उनको, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि मैं अपने टीचर के बेटे को भाई की तरह अजीज़ रखता हूँ, एकदम भाई की तरह मानता हूँ कि मेरा भाई है। मदरसे में मुझको पहली मरतबा मज़ामीन यानी इससे मजमून की जमा मज़ामीन लिखने और तकरीरी मबाहिसों में हिस्सा लेने का मौका मिला। मबाहिसा कहते हैं बहस होती है ना, जब तकरीरें होती हैं, डिबेट जिसको बोलते हैं, तो कह रहे हैं इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। तो इससे मुझको एहसास हुआ कि मुझ में ज़बान और कलम से काम लेने की कुछ सलाहियत है। मदरसे की ज़िंदगी में चंद महीने गुजारने के बाद मुझे इससे इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि छुट्टी का दिन मुझको सख्त नागवार होता था। यानी कह रहे हैं मदरसे से इतना इंटरेस्ट मेरा बढ़ता जा रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था मदरसा कि मुझे छुट्टी का दिन बड़ा ख़राब लगता था, बड़ा बुरा मालूम होता था। और जब लंबी छुट्टियां आती थी तो पहले ही से हम चंद लड़के आपस में ये प्रोग्राम तय कर लेते थे, ये प्रोग्राम बना लेते थे कि रोज़ाना एक जगह जमा हुआ करेंगे, मिलकर कुछ मुताले किया करेंगे और मिलकर ही तफरीह भी करेंगे। कह रहे हैं पहले ही से अगर बड़ी लंबी छुट्टी हो जाती, जैसे समर वैकेशन है, गर्मी की छुट्टी है, विंटर वैकेशन है, ठंडक की छुट्टी है, तो कह रहे हैं इस तरह अगर छुट्टी हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, आपस में प्लानिंग कर लेते थे कि ऐसा है अपनी इन छुट्टियों के अयाम को हम अच्छे तरीके से गुजारेंगे। तो एक टाइम बना लेंगे, उस टाइम में एक जगह जमा हो जाएंगे और बैठकर मुताला करेंगे और तफरीह भी करेंगे, कुछ हंसने हंसाने वाली बातें भी करेंगे। इस तरह एक प्लान बना लेते थे। कह रहे खेल से मुझे इब्तिदाई उम्र में बहुत कम दिलचस्पी थी। जब कुछ होश संभाला तो बनावट के फ़न से कुछ दिलचस्पी पैदा हो गई। मेरी वालिदा साहिबा के ख़ानदान में ये फ़न बहुत मकबूल था। कह रहे हैं मुझे खेल से बहुत कम दिलचस्पी थी, मेरा इंटरेस्ट बहुत कम था। जब कुछ होश संभाला मैंने तो मुझे बनावट कहते हैं सिपागिरी, फ़न सिपागिरी की एक किस्म, सिपाही को देखा है, पुलिस को देखा है ना। कह रहे हैं सिपाही के जो काम होते हैं उस फ़न को सीखने का जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ, दिलचस्पी पैदा हुई, शौक़ पैदा हुआ। तो और ये शौक़ इसलिए भी पैदा हो गया कि मेरी अम्मी जान जो थी उनके ख़ानदान में ये फ़न बहुत मकबूल था, बहुत मकबूल था। ज़्यादातर लोग सिपाही वाले काम करते थे और ज़्यादातर लोग इस फ़न को सीखते थे। खुसूसन मेरे मामू इसके बहुत बड़े माहिर थे, इस फ़न के बहुत बड़े माहिर थे। मैंने खालाजाद भाइयों से फ़न सीखा और कुछ मुद्दत तक यही मेरा खेल रहा। मदरसे में दाखिल होने के बाद मुझे फ़ुटबॉल और क्रिकेट से दिलचस्पी पैदा हुई, मगर सिर्फ तफरीह के लिए उसमें शरीक होता था। अच्छा खिलाड़ी मैं कभी नहीं बन सका। कह रहे जब मदरसे में मैं दाखिल हुआ तो मुझे फ़ुटबॉल और क्रिकेट से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, दिलचस्पी पैदा हुई, शौक़ पैदा हुआ, लेकिन बस तफरीह के लिए, दिल लगी के लिए, बस थोड़ा सा तबीयत बहाल हो जाए तो उसके लिए मैं उसमें शरीक होता था। कभी मैं अच्छा प्लेयर नहीं बन सका, अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सका। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मौलाना मौदूदी ने अपने बचपन का इजहार बड़े ही अच्छे अंदाज में, बहुत बड़े ही खुशउस्लूबी के साथ इसमें बयान किया है इस चैप्टर के ज़रिए से। और मुझे उम्मीद है आप भी बड़े होकर इसी तरह अपने बचपन को याद करेंगे। ओके, थैंक यू।